नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। लगातार लोकसभा में नए बिल पास हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ केयर बिल पर, जो परसों ही लोकसभा में पास हुआ है। क्या है इस बिल में, क्या इसका फायदा होगा आम जनता को, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्स दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, पहला सवाल मेरा सबसे बड़ा यही है कि इस तरीके का हेल्थ केयर बिल, मेंटल हेल्थ केयर बिल लाने का क्या उद्देश्य है, या किसी भी एक्ट को लाने का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, ऐसा है कि वैसे और किसी भी बीमारी के लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं बनता है। मेंटल हेल्थ बीमारियों के लिए स्पेशल एक्ट की ज़रूरत बहुत पहले से है। वो इसलिए पड़ती है कि पहले जब अंग्रेज़ों का समय था, तब तो पहले एक ऐसा एक्ट बना था जिसे इंडियन ल्यूनासी एक्ट बोलते थे। 1912 में बना था वो। उस समय तो उसका पर्पस बहुत ही गंदा था कि जो साधारण व्यक्ति हैं या समाज है, उसको दिमागी बीमारी के मरीजों से कैसे बचाया जाए। उनका उद्देश्य दिमागी बीमारी के मरीजों की सहायता करना नहीं था, बल्कि उनको पकड़ के शहर के बाहर दूर किसी भी ऐसी जगह पर रख देना था जिसको वो असाइलम बोलते थे। तो उसका पर्पस तो बहुत ही अलग तरह का था। लेकिन आज़ादी के बाद से इस बात पे ध्यान गया कि जो दिमागी बीमारी के जो मरीज हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक तो जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि डिस्क्रिमिनेशन या स्टिग्मा, कि उनको दिमागी बीमारी की वजह से ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि जैसे वो कोई बहुत ही गलत काम करके आए हों। समाज से उनको बाहर निकाल दिया जाता है, समाज में उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। उनको जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमको किया राइट टू लाइफ, और सारे के सारे जो सिविल राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए, वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो उनके बचाव के लिए स्वतंत्रता के बाद पहला एक्ट बना था, और उसके बाद से अब उसमें अब ये जो अब नया एक्ट बना, जिसको अभी हम मेंटल हेल्थ केयर बिल के नाम से, जो अभी पार्लियामेंट से पास हो गया और अभी ये राष्ट्रपति के पास जाएगा उनके फाइनल अप्रूवल के लिए। अब ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के नाम से जाएगा, जिसमें कि हमको उम्मीद है कि बहुत सारे सुधार होंगे मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में। इस बिल के बारे में आपका मतलब पर्पस हमें पता है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता के बारे में, पर जब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं, तब हम कहाँ पाते हैं कि क्या बिना बिल के, या बिना क्यों ज़रूरत होती है हमें बिल की? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि दिमागी बीमारी के जो मरीज हैं, वो कई बार उनमें हम कहते हैं कि उनको लॉस ऑफ जजमेंट हो जाता है, या उनको इस बात की एक कहते हैं उनको लॉस ऑफ मेंटल कैपेसिटी, कि जिसमें वो इस बात का ख्याल नहीं रख पाते कि उनको इलाज की भी ज़रूरत है। पहला तो ये। दूसरा ये कि उनको क्या क्या सिविल राइट्स उपलब्ध हैं, वो इसका ख्याल नहीं रखते हैं। उनको इलाज के लिए वो आवाज़ अपनी उठा सकते हैं, उनको इस बात की समझ नहीं रहती, या उनके जो और साधारण अधिकार हैं एक साधारण मनुष्य की तरह, वो छिन जाने पे भी उनको इस बात का आभास नहीं रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको किसी स्पेशल कानून की मदद से उनको जो अधिकार हैं, मानवीय अधिकार हैं, इलाज की सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध कराई जाएं। अब ये जो नया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो होने जा रहा है, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो यह है कि उनको कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले, जिसे हम कहते हैं प्रमोशन हो, या दिमागी बीमारियों के लिए उनके रोकथाम के लिए कुछ किया जाए, जिसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। और जो व्यक्ति समाज में किसी भी तरह की मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में आ चुके हैं, उनके लिए जल्दी से जल्दी उसके घर के पास मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाएं। सर, जिस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल इस वक्त है, क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम जितने रोगी हैं, मानसिक रोगों से जो लोग जूझ रहे हैं, उनसे डील कर पाएं? देखिए, ऐसा है कि अब इस तरह के आंकड़े उपलब्ध हैं जिसमें ये देखा गया है कि जहाँ जितनी डिमांड है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की, और जितनी सप्लाई है, उसमें बहुत बड़ा गैप है डिमांड में और सप्लाई में, जिसको हम मेंटल हेल्थ गैप कहते हैं। ऐसा देखा गया है कई सर्वेस के द्वारा कि ये कम से कम
80 से 85% का गैप है, कि मतलब कि 100 में से सिर्फ 10 या 15 लोगों को समय पर किसी भी तरह का इलाज उपलब्ध हो रहा है। पहले तो ये कि उनको समय पर इलाज उपलब्ध होना, दूसरा ये कि जब तक कि उसको ज़रूरत है वो इलाज का बने रहना, क्योंकि ये भी एक इस बीमारी का एक समस्या है कि बहुत सारे मरीज अपना इलाज जारी नहीं रखते। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसा नहीं है कि मरीज आने के बाद हम उसको एक्टिवली फॉलो करें, कि वो कम से कम इलाज पूरा होने तक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा रहे। तो ये गैप बहुत बड़ा है। इसमें दो तरह की समस्या हैं। एक तो ये कि हमारे पास जो जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिसमें साइकियाट्रिस्ट आते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते हैं, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स आते हैं, इनका बहुत बड़ा अभाव है। दूसरा ये कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं जगह जगह नहीं है, जैसे साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट नहीं है, या जो जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें मेंटल हेल्थ को लेके कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स पोस्टेड हैं उनको साइकियाट्रिक बीमारियों के बारे में कुछ समझ में ही नहीं है, तो अगर कभी कोई मरीज पहुँच भी जाए तो वो उसका इलाज करते नहीं है। तो इस तरह की समस्या बहुत है। दोनों समस्या है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी बहुत कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है, और जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें भी जागरूकता की बहुत कमी है। जैसे आंकड़ों की बात हमने की तो ऐसा बताया जाता है कि भारत में हमें ज़रूरत है 66,000 से ऊपर पर जो मनोचिकित्सक हों, पर हमारे पास बमुश्किल 6,000 हैं। और अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारत में मनोरोगियों की जो तकरीबन संख्या है वो भारत की आबादी का 9% है। विश्व की जो मनोरोगियों की आबादी है उसका 15% जो है वो भारत में है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वो सुदृढ़ हो। अगर दर्शकों का हमसे कोई सवाल है तो आप अपना सवाल भेज सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। सर, डीक्रिमिनलाइज किया गया है आत्महत्या को, यानी पहले आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध माना जाता था आत्महत्या करने को, पर अब ऐसा नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इस वाले पर्टिकुलर एक्ट को इनवैलिड घोषित कर दिया था कि ये एक्ट गलत है और ऐसे मरीजों को क्रिमिनलाइज करने के बजाय या उनको अपराधी मारने की जगह उनको इलाज उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को नकारा कर दिया गया। तो इसलिए ये अभी भी एक क्रिमिनल एक्ट है, ये कि जिसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है वो एक अपराधी है। मर जाए तो अपराधी नहीं है, बच गया सुसाइड के अटेम्प्ट के बाद तो वो अपराधी घोषित हो गया। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस मरीज को या ऐसे व्यक्ति को जिसने सुसाइड करने की कोशिश करी, हम ऐसा मानते हैं कि उसमें से बहुत सारे मरीजों को किसी न किसी तरह के मानसिक या स्वास्थ्य की उपलब्धि होनी चाहिए। वो किसी तनाव में है, किसी बीमारी की वजह से किया है, उसको इलाज उपलब्ध कराना चाहिए, जेल नहीं। इस एक्ट के अंतर्गत ये जो नया एक्ट आया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो अभी बन जाएगा, इसमें सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब यह है कि उसको अब अपराधी नहीं माना जाएगा और इसको एक इलाज की उपलब्धि के लिए कोशिश की जाएगी ताकि वो दोबारा से ठीक होके ना तो इस तरह का काम करे, बल्कि जो भी तनाव था या जो बीमारी थी जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया, उससे ठीक होके दोबारा से एक समझदार, एक मीनिंगफुल, यूजफुल व्यक्ति बन जाए। यानी कि अब ज़रूरत समझी गई है कि ऐसे आदमी को इलाज की ज़रूरत है, ना कि उसको जेल में डालने की। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत समय से इस बात के लिए संघर्ष करते रहे हैं कि इस एक्ट को रिपील कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अब उम्मीद है कि इस नए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की वजह से इसको वो कर दिया जाएगा। इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये अपने आप ही ये एक्ट, ये जो 309 जो वो है एक्ट धारा, ये अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी। अभी ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये पूरे के पूरे राज्यों में जाएगा, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब इसमें
कुछ समय लग सकता है। जो हमारा पहले वाला एक्ट था जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, उसको 6-7 साल लग गए थे इम्प्लीमेंट होने में, और उसके बाद भी वो बहुत राज्यों में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। हमको उम्मीद है कि इस बार शायद जागरूकता ज़्यादा है, तो शायद वो सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात जागरूकता की हुई है, पर जिस तरीके से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हम लोग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं, तो उसमें हम कैसे जागरूकता बीमारियों के बारे में बढ़ा सकते हैं? देखिए, जागरूकता को करने के लिए समाज में बहुत बड़े पैमाने पे ज़रूरत है। ये हर लेवल पे होना चाहिए, जैसे स्कूलों कॉलेजों में होना चाहिए, ठीक है, या जो भी मीडिया के साधन हैं, जैसे अब आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, इसके थ्रू भी कुछ जागरूकता बढ़ेगी। या जब भी कोई बीमारियां होती हैं उनके इलाज की उपलब्धि करा के, जब किसी भी जनरल हॉस्पिटल में साइकियाट्रिक सेवाएं शुरू होती हैं, धीरे धीरे वहाँ नंबर बढ़ने लगता है। और जब लोग देखते हैं कि उनका कोई एक दिमागी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति ठीक हो गया, तो उससे दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि वो अपने लोगों को आए। सिर्फ स्कूलों कॉलेजों में उनको समझा के सिर्फ नहीं होगा, हमको सबसे जरूरत है कि हमको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी है। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी तो जागरूकता धीरे धीरे आएगी, अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी सर, इस एक्ट में एक जगह ये कहा गया है कि प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ मेंटली इल पीपल, यानी कि जो उनके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, उनको रिस्टोर किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी रक्षा की जाएगी। ये एक्चुअली क्या है, इसके बारे में हमें समझाइए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है कि जो भी दिमागी बीमारी से ग्रसित लोग हैं, दुर्भाग्य से उनके सारे के सारे मानवीय अधिकार, या जिसे हम सिविल राइट्स कहते हैं, वो उनसे छिन जाते हैं। प्रॉपर्टी को लेना, उसको अपने नाम रखना, उसकी हिफाजत करना, ये हमारा एक राइट है, किसी भी व्यक्ति का राइट है। अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको उसके नाम होने का पूरा अधिकार है, जो संविधान ने हम सबको दिया है। दुर्भाग्य से जब भी कोई ऐसा व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको इलाज नहीं मिलता, वो ठीक हो ही नहीं पाता, तो हमारे समाज या हमारा परिवार या उस व्यक्ति का परिवार, वो उसको उस प्रॉपर्टी के हक से, अधिकार से वंचित करने की कोशिश करता है, तो वो वंचित हो जाता है। इस एक्ट के थ्रू अब ये होगा कि जो भी ऐसा व्यक्ति जिसको कि किसी भी तरह की दिमागी समस्या है, वो जिस समय वो सही हालत में है, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर सकता है, ताकि जो वो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति हो, वो उसकी प्रॉपर्टी को देखभाल कर सके, उसको दूसरे लोग ना हड़प लें। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। मैडी बर्नी का सवाल है, मानसिक रोगों की पहचान कैसे की जाए? जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बीमारी का पता ही नहीं लग पाता। बुखार नहीं है कि आप टेम्परेचर से नाप लेंगे कि हाँ आपको टेम्परेचर ज़्यादा है तो बुखार हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, दो बहुत मुख्य चीज़ें हैं जो कि हर कोई पहचान सकता है। एक तो जो दिमागी बीमारी से संबंधित व्यक्ति है, उसके व्यवहार में चेंज आ जाएगा। जैसा व्यवहार उसका हमेशा से रहा, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, या जहाँ वो काम करता था वहाँ पे उसके व्यवहार में चेंज आना, या उसके सोचने में चेंज आना। वो ऐसा सोच बदल जाएगा कि जिसकी अपेक्षा नहीं करी थी लोगों ने, उसकी वजह से जब ये चेंज आने लगे, और उसकी वजह से वो अपने को नुकसान पहुंचाए या परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाए, और जिसकी वजह से वो अपने रोजमर्रा के कार्य काज ना कर सके, तो हमको सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को इस समय किसी भी दिमागी बीमारी, तकलीफ हो सकती है। संजय वर्मा का सवाल है, क्या मोबाइल फोन टावर का रेडिएशन मानसिक रोगों के लिए जिम्मेदार हो सकता है? ऐसा बहुत लोगों ने कहा है, इस पे कुछ स्टडी भी हुई है, कोई अभी डेफिनेट प्रूफ नहीं आया है। एक और दर्शक है अरविंद, जो जानना चाहते हैं कि बिल के मुख्य बिंदु क्या हैं। देखिए, इसमें ये जो बिल है, इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, उसमें जैसे 3 बड़ी चीज़ें हैं कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेसेस एंड मेकिंग
सर्विसेज अवेलेबल टू पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेसेस। इसको ध्यान में रखते हुए इस बिल में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद है। उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को मेंटल हेल्थ संबंधित हेल्थ सर्विसेज जगह जगह खोलनी होंगी। जो बीमार लोग हो गए हैं या जो कि बीमारी की वजह से सड़क पर आ गए हैं, ऐसे हम बहुत लोगों को देखते हैं जिसको हम कहते हैं कि होमलेस मेंटली इल पीपल, उनको इलाज उपलब्ध कराया जाए, चाहे वो हॉस्पिटल में रख के। इसकी वजह से बहुत जो अभी तक समस्याएं थी कि कौन लोग इलाज कर सकते हैं, जिससे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट, वो इस्टेब्लिश किए जाएं। जनरल हेल्थ सर्विसेज में मेंटल हेल्थ संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कुछ ऐसी इलाज हैं जो कि जिससे नुकसान हो सकता है उनको रोका जाए। बच्चों के लिए खास इसमें बात कही गई है कि बच्चों को कौन से इलाज नहीं मिलने चाहिए और उनको उनका इलाज किस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह की पुलिस की क्या जिम्मेदारियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस बारे में कई चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आपने स्टेट्स की बात की, पर आंकड़े कहते हैं कि 6 राज्य अभी ऐसे हैं जिनमें मेंटल हॉस्पिटल भी नहीं है। तो ऐसे में कोई बिल लाना, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है, कितना कारगर हो पाएगा? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेंटल हॉस्पिटल का होना जरूरी नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल की एक अपनी भूमिका है, वो ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए कि उस राज्य में वैसी ज़रूरत है कि नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो, लेकिन उसके लिए मेंटल हॉस्पिटल ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी, यानी कि अगर आप सिर्फ जनरल हॉस्पिटल में भी साइकाइट्रिस्ट दे रहे हैं, काउंसलर की ज़रूरत को समझ रहे हैं, तो आप मानसिक बीमारियों की पहचान कर सकते हैं, उनके रोगियों को ट्रीट कर सकते हैं। आजकल तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सब जगह साइकियाट्री डिपार्टमेंट्स हैं। गवर्नमेंट के जो जिसको हम कहते हैं जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पे साइकियाट्रिक यूनिट्स हैं। मेडिकल कॉलेजेस में साइकियाट्री डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सेवाएं यहाँ पे तो उपलब्ध हो गई हैं, इनका बढ़ना जरूरी है। सर, सबसे बड़ा जो मानसिक बीमारियां जुड़ती हैं कि हमारे यहाँ इन पर बात नहीं होती, हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं समझी जाती, घरों में बताया जाए कि मानसिक स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। एक तरह से देखा जाए तो उम्र बढ़ने के साथ तनाव का लेवल बढ़ता जाता है। आप छोटे हैं तो स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई। आज सुबह खबरों में आया कि आईआईटी दिल्ली के एक छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो क्या मानसिक बीमारियों से बचने के लिए सामाजिक जो पैरामीटर्स हैं, सामाजिक मापदंड हैं, उनमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, वो किसी वैक्यूम में नहीं हो सकता है। हमारा स्वास्थ्य चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो बहुत बातों पर निर्भर करता है। उसके लिए हमारी सारी की सारी सेवाओं में इम्प्रूवमेंट की, सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि जनरल हेल्थ सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है वो अच्छी होनी चाहिए। डिग्री के बाद जॉब्स की या व्यवसाय की क्या सुविधाएं हैं वो बढ़नी चाहिए। या जब भी हमारी स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हमारे समाज के लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, सही खाते हैं कि नहीं, सही समय पर सोते हैं कि नहीं, नशीली दवाओं का इस्तेमाल तो नहीं करते। इन सब के बारे में जागरूकता आनी चाहिए। और या जब कभी ऐसा हो जाए तो वो स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो बहुत चीज़ों का रोल है। सिर्फ एक या दो चीज़ों के करने से मानसिक तनाव से हम मुक्ति नहीं पा सकते। हमारे पास एक और सवाल है जिसमें पूछा है, प्रत्यूष ने पूछा है, क्या इस बिल में प्रावधान है कि मानसिक रोगियों को लोहे की चेन वगैरह से नहीं बांधा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अभी भी दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ है कि अभी भी हम गांव में जाते हैं, मैं खुद जाता हूं, जहां अभी भी लोग, परिवार इतना परेशान हो गया है क्योंकि मानसिक इलाज उपलब्ध है नहीं। मरीज घर से भाग जाता है, लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। हमने ऐसे केसेस खुद देखे हैं। तो उनको क्या करें? वो ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार के व्यक्ति को प्यार नहीं करते, लेकिन बाहर वाले लोगों के पत्थरों से बचाने के लिए उसको घर के कमरे में बंद कर देते हैं या कई बार चेन से भी बांधते हैं।
तो उसमें अब और कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हॉस्पिटल में भी कई बार बांधना पड़ जाता है। तो इसमें ये कहा गया है इस बिल में कि उनको कभी ऐसी जरूरत पड़े भी तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होना चाहिए, और उसमें ये बड़ा क्लियरली लिखा होना चाहिए कि इसको कितने देर में वहाँ से हटा दिया जाएगा अगर कभी उसको बांधने की जरूरत पड़ गई तो। खैर हॉस्पिटल में चेन से तो नहीं बांधते हैं, लेकिन उसको रिस्ट्रेन करते हैं किसी तरह से। तो उसके लिए क्या इमीडिएटली डॉक्टरों की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये इस बार बिल में कहा गया है। दूसरा जो एक क्लॉज है बिल में वो है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, यानी जो शॉक दिया जाता था उसके बारे में है कि बच्चों को ये नहीं दिया जाएगा और बाकी केसेस में भी देखा जाएगा। इसके बारे में आप क्या? देखिए, ये जो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी है जिसको कहते हैं बिजली का इलाज, इसके बारे में बहुत डिबेट हुई है। इस बिल में जो प्रावधान लाए गए हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है जो हमारी इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी है, वो इस बिल के इस प्रावधान से खुश नहीं है। जो ईसीटी या इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी है वो दो तरीके से दी जाती है। एक में जिसमें कि एनेस्थीसिया दी जाता है, एक जो बिना एनेस्थीसिया के भी दी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि जो बिना एनेस्थीसिया के जो ईसीटी दी जाएगी वो बैन कर दी गई है, मतलब दी ही नहीं जा सकती। ये बहुत साइंटिफिक बेसिस पे नहीं कहा गया है, ये बिल ने जो कहा है ये बहुत ही एक इमोशनल बेसिस पे कहा गया है, क्योंकि बहुत इस तरह के स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि दोनों के जो थेरेप्यूटिक रिजल्ट्स हैं वो सेम है, बिल्कुल बराबर हैं। एनेस्थीसिया के बगैर देने में कई और भी परेशानियों से बच सकते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया के अपने आप में रिस्क हैं, तो कम से कम वो रिस्क तो नहीं हो रहा, सिवाय वो 1-2 मिनट का थोड़ा सा वो देखने में वो लगता है, जैसा कि बॉलीवुड की पिक्चर को दिखाने का बड़ा शौक है कि वो किसी भी दिमागी बीमार के मरीजों को सिर्फ एक तरीके से ट्रीट करना जानते हैं कि उसको बिजली का इलाज करा दो, और वो उसको फिर पूरा का पूरा सीन दिखाते हैं। वो ऐसा नहीं होता है, और अगर वो होता भी तो 1-8 मिनट की बात है, लेकिन उसके वैसे ईसीटी बहुत इफेक्टिव तरीका है और बहुत कारगर तरीका है। दूसरी चीज जिस पर डॉक्टरों का कहना है, जो अधिकार दिया गया है कि मरीज चूज करेगा या मरीज को ये चुनने की आजादी होगी कि वो कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहता है या वो किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहेगा। इस पर भी डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर्स ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज का निर्णय ले सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें ना एक प्रोविजन है जिसको एडवांस डायरेक्टिव का नाम दिया गया है, कि जिसमें कोई भी व्यक्ति जिस समय वो पूरी अपनी मानसिक हालत में दुरुस्त हो, मतलब उस समय उसको कोई मानसिक परेशानी ना हो, वो एक ऐसा डायरेक्टिव छोड़ सकता है जिसमें कहा जाएगा कि अगर कुछ समय बाद उसको किसी तरह की दिमागी बीमारी हो जाए तो उसका इलाज किस तरह से कराया जाए। वो ये भी लिख सकता है कि मेरा इलाज कराया ही ना जाए या मेरा इलाज बिना दवाइयों के हो, तो इस तरह के वो प्रावधान लिख सकता है। बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट का ऐसा मानना है कि हमारे देश में अभी इतनी जागरूकता नहीं है कि मरीज इस बात को पूरी तरह से डिसाइड कर सके। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग इस बात को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो कि जब भी कोई व्यक्ति ठीक पे होगा तो उससे वो कुछ ऐसा लिखवा लेंगे कि जिससे उस मरीज का ही नुकसान हो सकता है। तीसरा बात ये कि कई बार इसका फायदा भी नहीं होगा जिस व्यक्ति ने ऐसा लिखा है, क्योंकि उसको अगर फैमिली को या साइकियाट्रिस्ट को लगा कि इसका ये एडवांस डायरेक्टिव इसके लिए खुद नुकसानदायक है, तो उनको वो मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड में जाके कैंसिल कराना पड़ेगा। अब इसका कितना फायदा होगा ये भी कहने की बात है, लेकिन ह्यूमन राइट्स को देखते हुए इस डायरेक्टिव को लाया गया है। सर, एक बात जो है वो बिल्कुल नहीं की गई है, वो है रिहैबिलिटेशन की। हमने बातचीत के दौरान ये बात डिस्कस की, कई बार होता है घर वाले छोड़ देते हैं आपको, सड़कों पर होमलेस जो लोग हैं वो घूमते हुए मिल जाते हैं जिनकी मानसिक दशा बिल्कुल ठीक नहीं होती। क्या इनका पुनर्वास करना या रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो ये किस तरीके से हम सुनिश्चित करेंगे कि उनको वो सभी सुविधाएं मिलें जो एक नागरिक के तौर पे उनका अधिकार है? देखिए, ऐसा है कि रिहैबिलिटेशन शुरू होता है इलाज के बाद, तभी तो हम इलाज से ही जूझ रहे हैं, इलाज ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिनको इलाज मिल गया है उनको किसी ना किसी तरह से रिहैबिलिटेट करना है, सबसे पहले परिवार में, फिर समाज में, और फिर उसके बाद उनको किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में। जिस तरीके से आपने कहा कि
इलाज सबसे ज़रूरी है। एक आंकड़ा है जो कहता है कि 10 में से एक रोगी को, जो आपने बताया भी था कि बहुत कम परसेंटेज है जो इलाज तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि लोग मानसिक परेशानी को अंधविश्वासों से जोड़कर देखते हैं, पीर फकीर और इन सब का चल रहा है काम। जो लोग समझते हैं कि नहीं, जो मानसिक परेशानी है पर इसे भूत प्रेत ओझा या इन सब से जोड़कर देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अंधविश्वास को ये बढ़ावा इसीलिए मिल पा रहा है क्योंकि सरकार द्वारा कुछ किया नहीं गया मानसिक स्वास्थ्य की ओर? देखिए, हमको ये देखना जरूरी है कि अंधविश्वास होता क्यों है किसी भी चीज को लेकर। अंधविश्वास ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो समाज है या जो व्यक्ति है वो किसी भी अपनी समस्या को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जो लोग अभी भी आधुनिक शिक्षा से का उनको फायदा नहीं हुआ है वो पुराने तरीकों से उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे वो कहेंगे कि भाई भूत प्रेत लग गया या किसी ने जादू टोना कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ता जाता है सोचने का, पढ़ाई लिखाई का, तो हम उन अंधविश्वासों से बाहर आ जाते हैं। कई बार लोग सिर्फ इसी तरह का इलाज कराते हैं। वो इसलिए भी होता है कि सिर्फ अंधविश्वास की वजह से नहीं, क्योंकि और कोई इलाज ही उपलब्ध नहीं है। तो मरता क्या नहीं करता, वो जाएगा जहाँ पे जो भी उसको, चाहे वो ओझा हो, चाहे मंदिर का पुजारी हो या किसी पीर बाबा की कोई वो हो मजार, वो जाके जो भी उसके बस में, परिवार छोड़ता नहीं है, परिवार को जो भी सुविधाएं मिलती हैं उसको वो कोशिश करता है एक बार तो इलाज कराने की, लेकिन दुर्भाग्य से वो सही इलाज होता नहीं है। तो इसलिए जब स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे ये देखा जा चुका है, तब तब लोगों में इस तरह के इलाज की वो कम होती जाती है। दूसरा एक पहलू है सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल सेटअप, यानी जिस तरीके के समाज में हम रहते हैं। कई बार होता है कि हम बहुत तनाव में रह रहे हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर लोग एक्सट्रीम सिचुएशंस में रह रहे हैं, जहाँ पर बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं। तो क्या इस तरीके की गंभीर परिस्थितियों में रहना या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हुई किसी इलाके में, तो क्या इन सब चीज़ों का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है? देखिए, ये बहुत समय से देखा गया है कि जब भी कोई किसी भी सोसाइटी में कोई स्ट्राइफ हो, कोई समस्या चले जा रही है बड़े लंबे समय तक, जैसे लोगों ने विश्व युद्ध में देखा, या बाद में वो वाले तो नहीं हो रहे, लेकिन जैसे डिजास्टर, हमारे देश में डिजास्टर तो आए दिन होते रहते हैं। डिजास्टर के बाद बहुत महीनों तक जो वहाँ के लोग हैं उनको कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब सर्वाइवल खतरे में आ गया या दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। ये बहुत बार देखा गया है। जो जैसे हमने बात की, जो रोजमर्रा का तनाव है, आप उसको हम नेचर ऑफ क्राइम से क्या जोड़ के देख सकते हैं? जिस तरीके से बहुत ही खतरनाक तरीकों से क्राइम हो रहे हैं, किसी ने किसी को गाड़ी ओवरटेक करने पर गोली मार दी, या जिस तरीके से 16 दिसंबर का कांड हुआ था, या दिल्ली के एक इलाके में 27 बार कैंची से मारा गया। तो क्या इस तरीके के जो अपराध हैं उनके लिए ये जो लोग कहते हैं कि इनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है या फिर कोई क्या वो मानसिक बीमारी हो सकती है? देखिए, आपके थ्रू मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि समाज में जितने क्राइम्स होते हैं या जो इतने शर्मनाक अपराध होते हैं, उसमें दिमागी बीमार के या दिमागी बीमारी से संबंधित लोगों का हाथ नहीं है। ये ज़्यादातर सब वही लोग हैं जो कि जिनको समाज एक साधारण मनुष्य की तरह या स्वस्थ मनुष्य की तरह देखता है, जिनको सेन समझता है। दिमागी बीमारी के मरीजों का अनुपात समाज में किसी भी तरह के बहुत बड़े अपराध करना बहुत ही छोटा आंकड़ा है। ज़्यादातर इस तरह के जघन्य अपराध वही लोग करते हैं जो बाकी किसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य से कोई परेशानी नहीं है जिनको। ये जितने भी आप उठा के देख लीजिए केस, अब उन्होंने जो करा है वो है तो बहुत घिनौना, लेकिन उनको उस बात की वो नहीं है कि ये बीमार हैं इसलिए उन्होंने करा है। क्या इस तरीके से कह सकते हैं कि ये लोग आड़ ले रहे हैं? नहीं, अब तो वो ये भी नहीं कहते कि हमने बीमारी में कर दिया, वो तो इस बात को अब कहते भी नहीं है। लेकिन हमको ये मन नहीं मानना, उनको जो भी वैसे जो कानून के अंतर्गत जो भी प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए, उनको किसी तरह की वो हो उसको दूर करना चाहिए, लेकिन बीमार है इस बात का कोई उनको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
बिल में कहा गया है कि प्रमोट किया जाएगा, तो प्रमोट करने में सबसे पहले यही चीज़ है कि मानसिक बीमारी क्या है। जैसे तनाव का मैंने बात की, और सबसे ज़्यादा जो देखा गया कि कोटा में जैसे स्टूडेंट्स के सुसाइड, लगातार स्टूडेंट्स के सुसाइड सामने आ रहे हैं। तो क्या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो है उसके जो लोग हैं, जैसे टीन एज हो गया जिसमें आप करियर बनाने का प्रेशर है, जिसमें आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, क्या उन लोगों के लिए कोई अलग से प्रावधान होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि ये जो अब आपने कोटा शहर का नाम लिया, अब वहाँ पे आप गई होंगी, मैं भी गया हूँ कोटा में। वहाँ कई तरह की समस्याएं। एक तो ये सब बच्चे वो हैं जो काफ़ी एम्बिशियस हैं, वो घरों से छोड़ के हॉस्टल में रह रहे हैं। उन हॉस्टल्स की क्या दशा है हमको नहीं पता, कितनी ओवर क्राउडिंग है हमको ये नहीं पता, उनका खाने पीने का क्या प्रबंध है, जरूर खाते पीते होंगे लेकिन वो सही प्रबंध है कि नहीं हमें नहीं पता। उनका कितना पढ़ना या पूरा आराम लेना, पूरी नींद लेना, ये सब चल रहा है कि नहीं, ये सब पे देखने की ज़रूरत है। जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वो पूरा ढंग से खाएगा नहीं, पूरे समय पे सोएगा नहीं, आराम करेगा नहीं, ओवर क्राउडिंग में रहेगा, तो समस्याएं तो बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा ही। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे उसको नहीं सहन कर पाते और वो फिर इस तरह के काम कर बैठते हैं। तो इसके लिए हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जहाँ पे भी ऐसे केंद्र हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनके मापदंड बनने चाहिए कि वो खासकर कॉलेजेस में जहाँ पर इस तरीके के जो भी एक्सट्रीम प्रेशर्स में, जी, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो हॉस्टल्स हैं, जो उनमें मेस चल रही हैं, उनके कोई स्टैंडर्ड होने चाहिए। बिना स्टैंडर्ड के वो सब वैसे ही करेंगे जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। क्या विश्वविद्यालयों को या कॉलेजेस को अपने यहाँ कोई ऐसी एक कमेटी रखनी चाहिए जो जहाँ, या काउंसलर्स को नियुक्त करना चाहिए जो बच्चों से बात कर सकें या उनको नॉर्मल करने की कोशिश कर सकें? कॉलेजों में आजकल है, उनको वेलनेस सेंटर कहा जाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए वेलनेस सेंटर बना रहे हैं। इस तरह के होने चाहिए, काउंसलर्स की सुविधाएं होनी चाहिए, उनके रहने सहने के जो हॉस्टल्स हैं या मेस संबंधित जो चीज़ें हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। ये सब जो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उनका दायित्व है ये। अच्छा सर, सबसे एक और जो इसमें दिलचस्प पहलू है वो जो कि बहुत ख़राब भी है, बाकी बीमारियां जो हैं, जितनी भी ह्यूमन बॉडी में बीमारियां होती हैं उनको इंश्योरेंस कवर मिलता है, पर मानसिक बीमारियों के लिए कोई इंश्योरेंस कवर की व्यवस्था नहीं की गई है। इसका क्या नुकसान है, या ये सही है या गलत है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इन्होंने, क्योंकि दिमागी बीमारियां कई केसेस में बड़े लंबे समय तक चलती हैं, जैसे हम कहते हैं क्रॉनिक हो जाती हैं वो, तो उन्होंने उस बीमारी को ही अपने उसमें से निकाल दिया। इसके बारे में भी जो इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी है या जो दूसरी संस्थाएं हैं, उन्होंने काफ़ी शोर मचाया है। अभी बेंगलोर शहर में या एक दो शहरों में और एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ इसमें लाभ देने की कोशिश करी है। वो हमें उम्मीद है कि वो धीरे धीरे और जगहों पे फैल जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को भी मानसिक बीमारियों को इंक्लूड करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे लोग इलाज के लिए आगे आएंगे, और इलाज की सुविधाओं का बढ़ना बहुत जरूरी है। लोग आगे आगे बढ़ के नहीं डिमांड करेंगे तो ऐसा कोई देगा नहीं जी। तो लोगों को भी आगे आके बढ़ के ये डिमांड करनी चाहिए। सर, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।